वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 15 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए। वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकते जिन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड की हो, क्योंकि वहां पर बायसनेस के चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये स्पेसिफाई अभी तक नहीं किया गया है कि अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। मे बी वो रिटायर्ड जज हों या फिर लॉ के कोई एक्सपर्ट हों, ऐसा कुछ हो सकता है। बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब कि हमारे संविधान में इसका जिक्र है। तो कहां है? दो आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए इस लिहाज से, आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 जेड ए। आर्टिकल 243 के पंचायतों के बारे में बात करता है, जबकि आर्टिकल 243 जेड ए म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। पर्पस क्या है इस बॉडी का? देखिए, पर्पस ये है कि जो भी इलेक्शंस लोकल लेवल पे होते हैं पंचायतों के लिए या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, उनको सुपरिंटेंडेंट करना, डायरेक्शन देना और इलेक्टोरल रोल तैयार करना, मतलब कौन से लोग होंगे जो उसके लिए मतदान करेंगे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी बॉडी है। इतनी बड़ी बॉडी है कि इसमें केवल एक ही मेंबर होते हैं। सिंगल मेंबर कमीशन है ये, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल से वर्क नहीं करता। बहुत सारे अन्य एम्प्लॉयज डेफिनेटली होंगे जो पूरे कामकाज को संभालते होंगे। हालांकि कमीशन सिंगल मेंबर ही है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट रेस्पेक्टिव गवर्नर के द्वारा किया जाता है जो उस राज्य के होते हैं। अधिकार जैसे नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनके भी होते हैं। और इनको इनके पद से रिमूव करने का प्रोसीजर बिल्कुल वही है जैसे किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। मतलब इतना आसान प्रोसीजर नहीं है। ये सारी बातें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दांडी मार्च के बारे में है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को लॉन्च किया था, जिसके बाद भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। उसी घटना को कॉमोमेरेट करते हुए, यानी कि याद करते हुए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में दांडी मार्च को लॉन्च किया। वैसा ही एक सिमिलर इवेंट है। बात करते हैं दांडी मार्च के बारे में। ये 24 दिनों का एक मार्च था जो 12 ऑफ मार्च को स्टार्ट हुआ था और 5 ऑफ अप्रैल 1930 तक चला। इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस कैंपेन। टैक्स नहीं देने का कैंपेन था। किस चीज का टैक्स नहीं देने का कैंपेन था? यहां पर अंग्रेजों की साल्ट मोनोपोली को ब्रीच करने का प्लान था। जो अंग्रेज नमक के ऊपर कर लगाते थे, साल्ट टैक्स। इसके बैकड्रॉप में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो गांधी जी के नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों लॉन्च किया? देखिए, 1882 में अंग्रेज साल्ट एक्ट लेकर आए, नमक कानून, जिसके तहत अंग्रेजों ने साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल दोनों पर ही ब्रिटिश मोनोपोली को इंश्योर कर दिया। केवल अंग्रेज ही नमक बनाएंगे और वही बेचेंगे, जबकि नमक तो इंडिया के कोस्ट पर फ्रीली अवेलेबल था। लेकिन फिर भी इंडियंस को फोर्स किया गया कि वो कोलोनाइजर्स से ही नमक खरीदें। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत इस नमक के साथ ही करेंगे। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो एजेंडा था वो बहुत वाइड था। अल्टीमेट एम तो भारत को आजाद करवाना था। लेकिन गांधी जी ने जो इशू चुना दैट वाज साल्ट, क्योंकि साल्ट हर व्यक्ति से जुड़ा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, नमक सभी इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने नमक को एक इमोशनल इशू बना दिया। उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज इतने ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं कि उन्होंने साल्ट तक को टैक्स कर रखा है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, जो असहाय है, वो किसी और चीज पे टैक्स दे ही नहीं सकता, लेकिन नमक तो वो खाता है। वो हर एक व्यक्ति से टैक्स वसूलना चाहते हैं, उसके पास कुछ हो या ना हो। दैट्स व्हाई उन्होंने साल्ट को टैक्स कर रखा है। इस मुद्दे को उन्होंने इतना हाइप किया कि एक नेशनल इशू बन गया। दांडी मार्च के बाद हुआ क्या? देखिए, 12 मार्च 1930 को, मतलब इस पूरे मार्च में क्या हुआ, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ इस मार्च को स्टार्ट किया। यह मार्च 241 माइल का होना था, जो कि गुजरात के दांडी नामक स्थान तक जाना था, अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे। गांधी जी ने वहां पर पहुंचकर अपनी मुट्ठी में सिंबॉलिक तौर पर नमक उठाकर साल्ट लॉ को ब्रीच कर दिया। वैसे तो यह सिंबॉलिक था,
लेकिन नेशनल लेवल पे इसे काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिला और उसके बाद जगह जगह पे साल्ट लॉ को ब्रीच किया जाने लगा। लेटर ऑन धरसाना में साल्ट वर्क जहां पर नमक तैयार किया जाता था वहां पर प्लान हुआ कि उस काम को बंद करवाया जाएगा। इस धरसाना प्रोटेस्ट के पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे मूवमेंट को लीड किया सरोजनी नायडू जी ने। इस पूरे इवेंट का एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर प्रत्यक्षदर्शी था, जिन्होंने लिखा था कि बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट था जिसमें अंग्रेज लाठीचार्ज करते थे। मतलब सभी लोग प्रोटेस्टर्स इस तरफ खड़े रहते थे, अंग्रेज यहाँ पर लाठीचार्ज करने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ से एक व्यक्ति जाता था, बिना कुछ किए लाठियां खाता था। जब वो जमीन पर गिर जाता था तो दो लोग उसे उठाकर वापस लाते थे और अगला आदमी फिर जाकर लाठियां खाता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया था कि मतलब इस प्रकार का प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट था, हालांकि हमारी हिस्ट्री राइटिंग में इसे वो सिग्निफिकेंट प्लेस नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। दांडी मार्च का इम्पैक्ट ये था कि इसके बाद कई सारी जगहों पर इस प्रकार के जो इवेंट्स थे वो होने लगे। डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया। बंगाल में इस मूवमेंट को लीड किया गया सतीश चंद्र देशगुप्ता जी के द्वारा, बॉम्बे में KF नरीमन के द्वारा। फर्दर इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और सेल शुरू हो गया साल्ट का, और पैरेलली जो क्लोथ और लिकर है जो फॉरेन ओरिजिन का है उसे भी बाइकआउट किया जाने लगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस में भी फॉरेस्ट लॉ को ब्रीच किया गया। गुजरात, बंगाल में लैंड टैक्स और चौकीदारी टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया गया। कई सारी जगहों पर वायलेंस की घटनाएं भी देखने को मिली, लेकिन गांधी जी इस बार पूरा मन बना के बैठे थे कि थोड़ा बहुत वायलेंस होगा तो झेल लेंगे, मूवमेंट को वापस नहीं लेंगे। सिग्निफिकेंस ये था कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार किया। 1920s में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके बाद ये मार्च एक टर्निंग पॉइंट बना इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंगे वोल्केनो के बारे में है, जो कि इक्वाडोर में सिचुएटेड है। अभी हाल ही में ये वोल्केनो इरप्ट हुआ और इसके जो धूल हैं, जो राख है, वो लगभग 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, 8500 मीटर्स की ऊंचाई तक, मतलब बहुत ऊंचा। आप इसकी लोकेशन मैप में यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये है साउथ अमेरिका और यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वाडोर। इक्वाडोर का मैप यहाँ पर है और इस मैप में आइए, ये इक्वाडोर का जूम मैप है। यहाँ पर कोटोपैक्सी है जिसका नाम आप अक्सर सुनते हैं, और बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा सेंगे। तो ये अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है। ये कुछ हाईएस्ट वॉल्केनोज में से एक है जो इक्वाडोर में सिचुएटेड है। सेंगे नेशनल पार्क है वहाँ पर, वहीं पर ये लोकेटेड है। सेंट्रल लोकेशन इसकी मिलेगी एंडीज माउंटेन में, ईस्टर्न साइड में ये वॉल्केनो आपको दिखता है। देखिए सेंगे वॉल्केनो का बनने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि यहाँ पर जो नज़का प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जाती है और पेरू चिली ट्रेंच बनाती है। इसी वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, उसी का एक पार्ट है ये सेंगे वॉल्केनो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो 81 बॉन्ड्स के बारे में है। अभी हाल ही में सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में, यानी कि 81 बॉन्ड्स में। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स और बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो रिक्वेस्ट भी किया सेबी से कि वो ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना करें, क्योंकि इससे फाइनेंशियल सेक्टर में उथल पुथल आ सकती है। एक्चुअली में ऐसा क्या कह दिया सेबी ने कि इतनी उथल पुथल मच रही है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, बेसल नॉर्म्स होते हैं। बेसल 3 को लाया गया था 2009 में, जिसके तहत बैंक से ये कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस में आएंगे, बैंक खतरे में आ जाएगा, तो आप उस खतरे को झेलेंगे कैसे? तो ऐसे किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या खतरे को झेलने के लिए आपके पास एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। वो कैपिटल कितना होना चाहिए? आपके पास वो एसेट जो खतरे में है, यानी कि रिस्क वेटेड जो एसेट है, उसके कंपैरिजन में आपको कुछ अमाउंट तो अपने पास रखना होगा ताकि आप ऐसे खतरों से निपट सकें। जो भारत में अभी बैंक्स के लिए रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में कैपिटल रखने को कहा गया है, दैट इज 11.5%। इसे आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि बैंक्स ने 500 रुपए का लोन दिया, ठीक है, जिसमें से उन्हें यह पता है कि उनका 400 रुपए का लोन तो वापस आ जाएगा, लेकिन 100 रुपए का जो लोन है वो खतरे में है। या तो वो ऐसे सेक्टर में दिया गया है जहां पर परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज की अच्छी नहीं है, पैसा डूबने का खतरा है, या उनके पास उसके एवज में कोलैटरल नहीं है। तो 100 रुपए अगर उनका ऐसा एसेट है जो रिस्क में है, तो उसके कंपैरिजन में उनके पास कम से कम 11.5 रुपीज होना चाहिए कि अगर ये पैसे वापस ना मिले तो उसे थोड़ा बहुत वो कंपनसेट करने की क्षमता रखते हो। खैर इतना सिंपल इवैल्यूएशन नहीं होता है, सेक्टर में परसेंटेज वाइज इवैल्यूएशन किया जाता है। लाइक एक समय में स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर जब अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो वहां पे जो भी लोन दिया जाता था उसका रिस्क 200% से 300% तक होता था। तो आपने 100 रुपए ही रिस्क में डाले हैं, लेकिन उसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो 300% निकल के आएगा। तो जो रिस्क होता है वो सेक्टर वाइज भी कम या ज्यादा होता है। अब ये जो पैसा आपको रखना है उसे आप 2 टियर में रख सकते हैं, टियर 1 और टियर 2 में डिवाइड करके। टियर 1 में आपका जो अमाउंट होना चाहिए वो कम से कम 9% का होना चाहिए।
अब टीयर 1 में जो अमाउंट रखा जाता है उसमें आता क्या है, इसमें बैंक का कोर कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जिससे बैंक को शुरू किया गया। इक्विटी होती है, कुछ लोगों ने अपने शेयर्स लिए होते हैं, पैसे लगाए होते हैं बैंक में, वो पैसा टीयर 1 में आएगा। जो बैंक होता है उसके पास जो भी एसेट है जिससे वो डिस्क्लोज करके रखते हैं, बता के रखते हैं, देखिए मेरे पास इतना और रिजर्व है, वो उनका डिस्क्लोज रिजर्व होता है, वो भी टीयर 1 में आता है। ये सारी चीजें टीयर 1 का पार्ट है। टीयर 2 में क्या आता है, बैंक के पास कुछ सप्लीमेंट्री कैपिटल है, कुछ अनडिस्क्लोज रिजर्व है जो वो बताते नहीं है बट उनके पास है, वो भी उनके टीयर 2 का पार्ट है। कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ा रिस्की वे में उन्होंने दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन दिया हुआ है, वो भी उनके टीयर 2 में आ जाता है, जिसका कम से कम मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। ये सारा टीयर 2 में आता है। टीयर 2 का जो कैपिटल है उसे बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कम होती है। टीयर 1 का कैपिटल ट्रस्टवर्दी माना जाता है, इसीलिए इसको 9% रखने की बात कही गई है। अब टीयर 1 को फर्दर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1, एडिशनल टीयर 1। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कम से कम 5.5% होना चाहिए। आपका जो भी रिस्की एसेट है उसके सामान्य भाषा में हम बात कर रहे हैं, 5.5% होना चाहिए। अब देखिए पेड अप कैपिटल, जो इन्वेस्टर्स का शेयर है, वो सब मिला के 5.5% है। लेकिन अभी देखिए अगर हम बिल्कुल बाउंड्री पे रहते हैं तो 3.5% तो अभी भी कम है ना। तो 3.5% आप यहां पर एडिशनल टीयर 1 में डाल सकते हैं। ये जो एडिशनल टीयर 1 हम कह रहे हैं यही है 81, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अब 81 में होता क्या है, सपोज करिए कि 100 रुपए का जो लोन है वो खतरे में है, आपको 11.5 रुपए रखने थे, आपने 11.5 रुपए रखे, 9 रुपए आपके टीयर 1 में है, बाकी 2 रुपए टीयर 2 में है, या 2.5 रुपए टीयर 2 में है। यहां पर 5.5% आपको मिनिमम रखना होता है, आपने 6 रुपए रखे हुए हैं, लेकिन आपको टोटल 9 रुपए चाहिए थे। यहां पर 3 रुपए अभी भी आपके पास नहीं है, तो 3 रुपए एडिशनली कलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आप एक बैंक हैं तो आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं। एडिशनल टीयर 1 में बॉन्ड्स इशू करके मार्केट से पैसे उठाए जा सकते हैं। एडिशनल टीयर 1 में जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनके साथ कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहली दिक्कत तो ये होती है कि इनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं बताया जाता, ये कब मैच्योर होंगे। यूजुअली बैंक्स खुद से ही 5 साल या 10 साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर देते हैं, बट कब करेंगे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता। दूसरा, इसमें चूंकि प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस होगा ये बताया नहीं जाता, इसीलिए इंटरेस्ट बहुत हाई दिया जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है अगर बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो किसी साल आपको इंटरेस्ट देने से मना कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि एडिशनल टीयर 1 यानी कि 81 में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो खतरे में है, उसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं कि 81 में पैसा डाला जाए। म्यूचुअल फंड बहुत इंसेंटिवाइज होते हैं कि वो 81 में पैसा लगाएं, क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है। ज्यादातर बैंक्स डिफॉल्ट नहीं करते, लेकिन 81 में जो भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा खतरे में जरूर होता है। सेबी नहीं चाहता कि लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े अमाउंट में 81 में लगाएं, यानी कि एडिशनल टीयर 1 में लगाएं। आपको समझ में आ गया होगा क्यों ना लगाएं, क्योंकि यहां पर जो पैसा लगा है वो खतरे में होता है, बैंक जो है वो किसी साल इंटरेस्ट देने से मना कर सकता है। तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया। तो 81 के बारे में मैंने आपको जो बताया इसका फुल फॉर्म है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। यहां पर आता है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, जो एडिशनल पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। कैसे अनसिक्योर्ड होते हैं हमने देख लिया। परपेचुअल टेन्योर होता है, मतलब डिसाइडेड नहीं होता, असीमित होता है, कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती जैसे कि हमने बात की। कॉल ऑप्शन होता है, बैंक स्वतः संज्ञान लेके बाई बैक कर लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देते हैं, बट स्पेसिफिक कंडीशंस में वो लौटाने से मना भी कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए आपका रिस्क में है, आपको 9% यहाँ टीयर 1 में रखना है, जिसमें से सपोज करिए आपने 8% यानी कि 8 रुपए यहाँ कॉमन इक्विटी टीयर 1 में रखा है। 100 रुपए के खतरे पे 8 रुपए 8% हो गया। सपोज करिए कि जो आपका अमाउंट रिस्क में है वो 200 हो जाता है, लेकिन यहाँ टीयर 1 में आपके पास अभी भी 8 रुपए ही हैं, तो ये 200 के एवज में जो 8 रुपया है ये 4% हो जाएगा। अगर यहां पर जो अमाउंट है कॉमन इक्विटी टीयर 1 में ये 5% से नीचे गया, तो जो बैंक है या फिर उसकी तरफ से जो आरबीआई है वो ये कह सकता है कि एडिशनल टीयर 1 में जो आपने 1% इकट्ठा किया है वो हम लोगों का वापस नहीं करेंगे। यहां पर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनका डूब जाएगा। तो एडिशनल टीयर 1 में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी खतरे में रहता है। देखिए ये बॉन्ड्स किसी भी बैंक के टीयर 1 कैपिटल को बूस्ट करने के लिए जारी किए जाते हैं। सबऑर्डिनेट डेट इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका कवर करते हैं। 90,000 करोड़ के ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, जिसमें से 35,000 करोड़ के तो बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स ने ही खरीद रखे हैं। अभी रिसेंट सर्कुलर में सेबी ने कहा कि आपको इन बॉन्ड्स को 100 ईयर इंस्ट्रूमेंट मानना होगा। आप ये मान के चलेंगे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो 100 साल में मेच्योर होते हैं। आप इसमें कम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना है, और ये 100 साल बाद रिडीम किए जा सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट रिस्कियर होते हैं, जैसे कि हमने बात की
ये मुद्दा इसलिए भी हाईलाइटेड है क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब यस बैंक काफी खतरे में आया था तो आरबीआई ने उनके 8,400 करोड़ का 81 बॉन्ड का जो अमाउंट था उसे राइट ऑफ कर दिया था। मतलब जिन लोगों ने इतने अमाउंट 81 बॉन्ड में लगाए थे उनके पैसे डूब गए। ऐसा रिस्क दोबारा जनरेट ना हो 81 बॉन्ड में, लोगों का पैसा डूबे ना, इसीलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑप्ट किए हैं। ये सारी बातें 81 बॉन्ड के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेंजीन पोल्यूशन के बारे में है। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ज्वाइंट कमेटी को अपॉइंट किया था कुछ समय पहले केरला में एयर पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए। एट द सेम टाइम बात बेंजीन पोल्यूशन की भी हुई। बेंजीन एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है जिसका ओडोर यानी कि गंध स्वीट होती है। ये जैसे ही हवा के एक्सपोजर में आता है इवेपोरेट करने लग जाता है। बेंजीन नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों से ही तैयार किया जा सकता है। नेचुरल सोर्स की बात करें तो वोल्केनोज और जो फॉरेस्ट फायर होता है उस दौरान बेंजीन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये क्रूड ऑयल, गैसोलीन, सिगरेट स्मोक इसका बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। यूज़ की बात करें तो कई सारी इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिकली केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। क्रूड ऑयल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, गैसोलीन का भी। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, लुब्रिकेंट्स, डाइज, डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंसान इसके प्रभाव में आ जाए तो हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। कई तरीके की बीमारियां हो सकते हैं इंक्लूडिंग कैंसर और ब्लड डिसीज भी हो सकती है। ये सारी बातें बेंजीन पोल्यूशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेरा राशन मोबाइल ऐप के बारे में है। इस ऐप को अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा फैसिलिटेट किया गया फूड एंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया में बेहतर करने के लिए। इस एप्लीकेशन जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान आया है कि आप किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं किसी भी जगह पे। इस पूरे एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। फायदे क्या होंगे? कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है कि उसके आसपास फेयर प्राइस शॉप कौन सी है, डिटेल्स चेक कर सकता है फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट की, आधार सीडिंग की, माइग्रेशन डिटेल्स फीड कर सकता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे यहाँ पर राशन चाहिए, सजेशन वगैरह भी दे सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रॉइड 2001 FO32 के बारे में है। 2001 इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इस एस्ट्रॉइड को 2001 में खोजा गया था। FO32 इसका नाम रखा गया है। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज 21 मार्च 2021 को ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक होगा। 20 साल पहले 2001 में इसे खोजा गया था। उसके बाद से ही साइंटिस्ट इसके पाथ को ट्रैक कर रहे हैं। ये सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत इसेंट्रिक है, मनमाना है। कभी ऐसे सन का चक्कर लगा लिया तो कभी ऐसे लगा लिया। ये 810 दिन में सन का एक चक्कर पूरा करते हैं। स्पीड 1,24,000 किलोमीटर पर आवर है। बाकी के जो कॉमन एस्ट्रॉइड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो धरती से इसके टकराने का खतरा ज़्यादा नहीं है, ये नज़दीक से ही गुजरेगा लगभग 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। वैसे 2 मिलियन किलोमीटर काफ़ी दूर होता है लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए इसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डाला गया है। धरती से टकराने का खतरा तो अभी तक इसका नहीं है। इसके बाद ये 2052 में काफ़ी नज़दीक आएगा लेकिन उस बार ये अभी के कंपैरिजन में थोड़ा और दूर होगा, 2.8 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। एस्ट्रॉइड होते क्या हैं? ये आप इन्हें माइनर प्लैनेट कह लीजिए। जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था तो कुछ बचा खुचा जो रह गया था वो एस्ट्रॉइड बन गया। अब ये धरती धरती के चारों ओर क्या बोलें या पूरे यूनिवर्स में ऐसे घूमते रहते हैं। धरती के नज़दीक ये आ नहीं पाते क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ग्रह है जिसका नाम जुपिटर है, वो इनको खींच लेता है अपनी तरफ। तो ज़्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन कुछ बहुत ढीठ होते हैं, वो उधर से निकल जाते हैं और किसी दूसरे ग्रह के आसपास पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ धरती के नज़दीक भी आ जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती पर टकराएगा तो डेफिनेटली बहुत नुकसान होगा। ऐसे एस्ट्रॉइड जो अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कई बार इन्हें माइनर प्लैनेट कहा जाता है बट ये प्लैनेट जैसे गोल नहीं होते। इनका जो सरफेस होता है वो खुरदुरा होता है, इरेगुलर शेप का होता है। कई तरीके की रॉक से ये बने होते हैं। कई बार ये क्ले, मेटल्स, निकल और आयरन के भी बने होते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 1930 दांडी मार्च बंगाल में इसे सतीश चंद्र देशगुप्ता जी की तरह लीड किया गया और बॉम्बे में KF नरियमन ने वॉलंटियर्स के साथ साल प्रिपेयर किया। 81 बॉन्ड, ये सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं जिनका फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है। बेंजीन पोल्यूशन, ये कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है जिसका स्वीट ओडोर होता है। इसे केमिकल इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है? अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी